गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कॉन्जुगेशन की जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट कर ली थी, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण को भी क्लियर कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपन ने प्रीवियस क्लास में ट्रांसडक्शन यानी कि पराक्रमण की जो रिएक्शंस थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप था वो भी स्टार्ट कर लिया था। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरियल सेल्स में होता है उसमें अपन ने फर्स्ट नंबर पे कॉन्जुगेशन की विधि पढ़ी, सेकेंड नंबर पे अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन की विधि पढ़ी और थर्ड नंबर पे अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था ट्रांसडक्शन, जिसे अपन बोल रहे थे क्या, रूपांतरण। तो आज का जो वापस फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आज इस क्लास में दिक्कत नहीं आए। ट्रांसडक्शन यानी कि इसमें अपन ने ये बात की थी कि इस रिएक्शन में एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर दूसरी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। क्लियर है? इस रिएक्शन को सर्वप्रथम जिंडर तथा लेडरबर्ग ने सन 1952 में साल्मोनेला टाइफीमोरियम नामक बैक्टीरिया में जिंडर और लेडरबर्ग ने देखा। उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरियोफेज किसी स्पेशल बैक्टीरिया पर अटैक करके उसके जेनेटिक लक्षण या कुछ लक्षण ग्रहण कर लेता है, फिर वह बैक्टीरियोफेज किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है तो पहले वाले जो बैक्टीरियल सेल के जो कैरेक्टर्स थे वो उस सेकेंड बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसडक्शन हो रहा है, पारगमन हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जो ट्रांसडक्शन है ये 2 टाइप का होता है मोस्टली। ये जो होता है 2 टाइप का, फर्स्ट है विशेष पारगमन, जिसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड, क्या बोलेंगे, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और दूसरा टाइप है व्यापकीकृत पारगमन, जिसे बोलते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये जो ट्रांसडक्शन की रिएक्शन है यह मोस्टली 2 टाइप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन फर्स्ट टाइप की, विशेष पारगमन या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की, कि ये कैसे होता है। ये 2 टाइप अपन को पता चल चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे अपन विशेष पारगमन की बात करेंगे, इसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन या विशेष पारगमन। तो ध्यान से समझना, इस रिएक्शन को समझने के लिए इसको अपन कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनना, कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल की
ग्राही स्थल जिसे बोलते हैं रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाता है। यानी कि कोई बैक्टीरियोफेज है, कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल की या बैक्टीरियल सेल के ग्राही स्थल जिसे अपन बोल सकते हैं रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाता है। क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोई बैक्टीरियल सेल थी, ये इसका क्रोमोसोम था, इस पर कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल की ग्राही स्थल पर ये अटैच हो गया ऐसे। ठीक है, यह फेज बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में अपना फेज डीएनए ट्रांसफर कर देगा। यह फेज बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा या देता है। यानी कि ये कोई बैक्टीरियल सेल थी, इस पर कोई बैक्टीरियोफेज आकर इसके ग्राही स्थल या रिसेप्टर साइट पर अटैच हो गया या जुड़ गया या चिपक गया। फिर क्या होगा कि इस बैक्टीरियोफेज के पास जो ये जेनेटिक मटेरियल है या जो अपना डीएनए है, यह इसको इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देगा। यानी कि यहां से ये कहां पे आ गया? अब ये लो यहां पे आ गया। इतना समझ में आया? ये तो थी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। यह फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस हेतु कोडित होता है। ये जो फेज डीएनए ट्रांसफर हुआ है बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, यह कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियल सेल में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस में संश्लेषण, सिंथेसिस हेतु कोडित होता है। यानी कि जब किसी बैक्टीरियल सेल की ग्राही स्थल पर यह बैक्टीरियोफेज आके चिपक गया और उसने अपने डीएनए को, इस बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में मुक्त कर दिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी कि यह फेज डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कोडित होता है, जिन्हें रिप्रेशर प्रोटीन्स कहते हैं। कौन से प्रोटीन्स कहेंगे? दमनकारी, जिन्हें बोलते हैं रिप्रेशर प्रोटीन्स। यानी कि ये जो फेज डीएनए है, ये इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनाएगा, जिन्हें क्या बोलेंगे? दमनकारी या रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में फेज डीएनए को नए फेज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए रोकते हैं। यानी ये जो फेज डीएनए है, इसको ये रिप्रेशर प्रोटीन्स क्या करेंगे? न्यू फेज मॉलिक्यूल्स को बनाने से रोकते हैं।
ये थी सेकेंड स्टेप। यानी कि जो फेज डीएनए फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में आया था, उसने सेकेंड स्टेप में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए, स्पेशल प्रोटीन्स बनाए जिन्हें रिप्रेसर प्रोटीन्स कहते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन फेज डीएनए को नए फेज मॉलिक्यूल्स या नए बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए रोकते हैं कि आप मत बनाओ, क्योंकि इस प्रोटीन का नाम क्या है? दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन। यानी कि ये किन्हीं क्रियाओं का दमन करेंगे। वो कौन सी क्रियाएं होंगी? कि जो ये फेज डीएनए है इसको नए फेज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए रोकेंगे कि आप रुको, अभी अभी टाइम है, रुको। तो इन्हें क्या बोलेंगे? दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन। अब ध्यान देना, ये जो फेज डीएनए है यह बैक्टीरियल सेल में खंडों के रूप में रहता है। कैसे रहता है? फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल में खंडों में, खंडों को अपन बोल सकते हैं फ्रेगमेंट्स के रूप में रहता है, जिन्हें प्रोफाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफाज। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा? ये मिटा रहा हूं ऊपर का मैं। जिन्हें क्या बोलेंगे? प्रोफाज। यानी कि ये जो फेज डीएनए है ये इसमें खंडों में रहेगा ऐसे। इन्हें क्या बोलेंगे? प्रोफाज। ये चीज अंडरलाइन कर लेना आप। यानी जो फेज डीएनए है एक बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, यह खंडों में या फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ होता है, जिन्हें प्रोफाज कहते हैं। अतः प्रोफाज युक्त या प्रोफेज युक्त बैक्टीरियल सेल जो होती है वो कहलाती है लाइसोजेनिक। कोई बैक्टीरियल सेल है उसमें प्रोफाज है, तो प्रोफाज युक्त बैक्टीरियल सेल लाइसोजेनिक कहलाती है। ये चीज भी आप अंडरलाइन कर लेना। इतना क्लियर समझ में आया? ठीक है, ये कंप्लीट हो गई अपनी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो फेज डीएनए है यह इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ही डिवाइड होता रहता है। ये जो फेज डीएनए है जो खंडों के रूप में, या जो प्रोफाज है, यह इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ ही डिवाइड होता रहता है। यानी कि अपन ने रेप्लिकेशन पढ़ा है बैक्टीरियल सेल में, तो रेप्लिकेशन होता है तो डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनेगा इसका, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसका भी ये भी बनता रहता है, इसके भी नई नई कॉपियां बनती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब जो रिप्रेसर प्रोटीन्स बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे। जो फेज डीएनए रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, स्पेशल टाइप के प्रोटीन बना रहा था, जिन्हें अपन रिप्रेसर प्रोटीन्स बोल रहे थे, वो कुछ टाइम बाद बनना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिया बंद हो चुकी थी, कौन सी क्रिया? नए फेज मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे थे रिप्रेसर प्रोटीन के कारण, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही नए फेज मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वह फेज डीएनए के साथ कुछ बैक्टीरियल जीन्स का पार्ट भी रखेंगे, जिनकी पुनरावृत्ति बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होती रहती है। अब ध्यान से समझना इसको कि मैंने इतनी देर क्या कहा आपको, यहां तक समझ में आया था आपको? इसके आगे क्या होगा कि ये कोई बैक्टीरियल सेल थी, इसके साथ साथ इस प्रोफाज ने खुद की कॉपियां बनाई। ये लो कॉपी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। यानी कि जब बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम में मतलब कॉपियां बनी, द्विगुणन हुआ इसका, तो इसके साथ साथ फेज डीएनए भी उसका भी द्विगुणन होता गया, तो कॉपियां बन गई बहुत सारी। इसी टाइम यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, जिसके कारण नए नए फेज मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये बन गया,
इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये आ गया। लेकिन ये जो नए कॉपियां बनी है ये अपने साथ कुछ बैक्टीरियल सेल के जीन्स भी ले आती है, ऐसे, जिनकी पुनरावृत्ति जब ये बैक्टीरियोफेज यहाँ से निकलकर दूसरी बैक्टीरियल सेल में जाएगा तो वहाँ पे इनकी पुनरावृत्ति, यानी कि इस बैक्टीरियल सेल के जीन्स या लक्षण इस बैक्टीरियोफेज के माध्यम से दूसरी बैक्टीरियल सेल में चले जाएंगे। क्लियर है? तो ये थी स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की रिएक्शन, जिसको अपने एक कंप्लीट डायग्राम बना के अच्छे से समझेंगे। ये तो मैंने एक छोटे से डायग्राम बना के आपको आउटलाइन समझाई है, ठीक है। तो अपन इसके कंप्लीट एक चार्ट बना के इसको समझते हैं। थ्योरी में तो अपन ने बात कर ली है, ठीक है, 3 स्टेप में। तो कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपने नाम सुना होगा लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, वो इसी में है। जैसे ये कोई सिंपल सा बैक्टीरिया है, ये इसका राउंड क्रोमोसोम है, इस पे किसी बैक्टीरियोफाज ने ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, और ये इसका वायरल डीएनए। बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए अंदर गोल गोल बनाया ना ब्लैक सा मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में अपन ने समझा है। फिर क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए था राउंड राउंड। फिर अपन ने ये समझा था फर्स्ट स्टेप में कि ये जो बैक्टीरियोफेज है यह बैक्टीरियल सेल की ग्राही स्थल पर अटैच होकर अपने डीएनए को इसकी बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देता है। ये लो ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। तो ये तो है वायरल डीएनए और ये था बैक्टीरियल डीएनए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब यहां से अपन इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे थे। कौन कौन सी? एक तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये 2 टाइप में अपन डिवाइड कर रहे थे। बात करें स्पेशलाइज्ड की तो आगे इसमें क्या होगा, ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल समझने के लिए बता दिया है। ठीक है, ये बनाओ तो बनाओ, नहीं कोई स्पेशल जरूरी नहीं है। आगे इस साइकिल में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बहुत सारी कॉपियां बनाएगा ये से, नंबरिंग कर देते हैं, ये ए ये बी। फिर अपन ने ये देखा था कि फेज डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ खुद की कॉपियां बनाता रहता है और कुछ टाइम ऐसा आता है कि इसमें दमनकारी जो प्रोटीन थे वो बनना बंद हो जाएंगे,
तो फेज मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी अपन ने थ्योरी में पढ़ा है थर्ड स्टेप में। ऐसे फिर आगे क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल लाइस हो जाएगी, फट जाएगी। तो जो नए फेज मॉलिक्यूल्स बने हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे ऐसे। ये रिलीज हो गए बाहर। यह है सी नंबर का। ध्यान से देखना फिर से, कोई बैक्टीरियल सेल है, कोई बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल की रिसेप्टर साइट पे आके अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद इस बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया है। इस सेकंड डायग्राम में देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये तो अपनी मैंने नॉर्मली आपको समझने के लिए बता दिया है कि ये 2 टाइप की होता है। आगे क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया फेज डीएनए आया है बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में, यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ डिवाइड होता रहता है और अपनी बहुत सारी कॉपियां बनाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब रिप्रेसर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा तो नए फेज मॉलिक्यूल्स बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो जैसे ही फेज मॉलिक्यूल्स नए बन जाएंगे तो कुछ टाइम बाद जो बैक्टीरियल सेल थी वो फट जाएगी और ये नए जो फेज मॉलिक्यूल्स बने हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो ये कहलाएगी लाइटिक साइकिल। यानी कि किसी बैक्टीरियोफेज ने किसी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करके खुद के डीएनए को उस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया, जिसके तुरंत बाद कुछ समय बाद नए फेज मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो गए और वो सेल बैक्टीरियल सेल फट गई और फेज मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज हो गए। तो ये कहलाएगी लाइटिक साइकिल। एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। उसमें क्या होता है, ध्यान देना, अपन ने ये कहा था कि प्रोफाज युक्त बैक्टीरियल सेल लाइसोजेनिक कहलाती है। यानी कि यहां पे ये जो नए फेज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अगर ये खुद के साथ ओनली फेज डीएनए ही रखे, अगर ये खुद के डीएनए के अलावा इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी रखे तो उसे अपन क्या बोल रहे थे, लाइसोजेनिक। यानी कि इसको रेड से बनाया था अपन ने स्टार्टिंग में, तो यहां पे भी रेड से बनाएंगे अपन। ये गोल बनाया था, सेम टू सेम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लाइसोजेनिक किसे बोल रहे थे अपन, प्रोफाज युक्त बैक्टीरियल सेल। प्रोफाज युक्त यानी कि वो बैक्टीरियल सेल जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो और उसके साथ उस बैक्टीरियल सेल का पार्ट भी हो। ये लो ऐसे। तो ये जो राउंड राउंड दिख रहा है आपको, ये तो इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, ठीक है, जो पहले यहां दिखा था। ये जो रेड लाइन से शो की है ये इस बैक्टीरियल सेल का जीन का पार्ट है, छोटा सा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये बैक्टीरियोफेज जो है ये लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करेगा। यानी कि ये इस बैक्टीरिया पे, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, दूसरी बैक्टीरियल सेल, ये इसका क्रोमोसोम है, ये यहां पे आया इसकी रिसेप्टर साइट पे, ये इससे अटैच हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, फिर सेकंड नंबर पे क्या किया इसने, किस बैक्टीरियल सेल में
अपने फेज डीएनए के साथ साथ उस पहले वाली पेरेंटल सेल के जीन के पार्ट को भी ट्रांसफर कर दिया ऐसे। तो आगे क्या होगा फिर? ये बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम था, इसके साथ ये फेज का डीएनए और पहले वाली बैक्टीरियल सेल का जीन का पार्ट भी जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा अब? लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। क्या कहलाएगा? लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। यानी कि ये ऐसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, या ऐसा अपन बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है जिसमें बैक्टीरियल सेल के जीन्स के साथ साथ पहले वाली पेरेंटल बैक्टीरियल सेल्स के जीन्स भी है विथ फेज डीएनए के। तो आगे क्या होगा? इसे अपन बोल सकते हैं बी, सी, डी, ई और ये एफ। ये तो हो गई लाइटिक साइकिल। और अगर ये होगी सीधी सीधी लाइटिक साइकिल यहां तक सी तक। लाइसोजेनिक साइकिल किसे बोलेंगे? जब बैक्टीरियल सेल का फेज डीएनए अपने साथ उस बैक्टीरियल सेल के जीन्स का पार्ट भी ले आता है ऐसे, तो ये साइकिल चलेगी लाइसोजेनिक साइकिल। आगे क्या होगा इसमें? ये तो वापस खुल जाएगा, तो ये बैक्टीरियल सेल का जीन क्रोमोसोम, ये फेज डीएनए और पेरेंटल बैक्टीरियल सेल का जीन का पार्ट। आगे क्या होगा? इनमें कॉपियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम था, ये ऐसे कॉपियां बनना स्टार्ट हो गई, ये कॉपियां बनी, देख रहे हो? फिर नेक्स्ट में क्या होगा? ऐसे, जिसके पास ऐसे ये रिएक्शन चलती है। तो यहां पे अपन नंबरिंग करें तो ए, बी और ये सी, डी, ई, एफ। अब ध्यान से सुनना, वापस समझा रहा हूं इसको मैं। किसी बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है जिसके पास खुद का बैक्टीरियल डीएनए है, राउंड क्रोमोसोम जिसे अपन बोलते हैं। इस पर, इसकी ग्राही स्थल पर, इस बैक्टीरियल सेल के, ये जैसे मान लो ग्राही स्थल है, रिसेप्टर साइट है, इस पर किसी बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया है या इसकी सरफेस से चिपक गया है ग्राही स्थल पर। फिर उसके बाद इसने अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे ही ट्रांसफर किया कुछ टाइम तक तो ये रिएक्शन रुकी रहेगी, क्योंकि फेज डीएनए जो होता है कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स के निर्माण को करता है, जिन्हें रिप्रेसर प्रोटीन्स कहते हैं, जो फेज मॉलिक्यूल्स के निर्माण को रोकेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन्स बनना बंद हो जाएंगे, तो ये लो, इसकी कॉपियां बनना स्टार्ट हो गई फेज डीएनए की इस क्रोमोसोम के साथ। तो अपन देखते हैं कि ये जो फेज डीएनए था अब फेज मॉलिक्यूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए इसने। जैसे ही फेज मॉलिक्यूल्स बनेंगे नए, तो यह सेल को लाइज कर, या जो बैक्टीरियल सेल फट जाएगी तो ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ये थी लाइटिक साइकिल। ठीक है, जिसमें फेज डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं नए, वो रिप्रेसर प्रोटीन के तुरंत बाद बनना स्टार्ट हो जाते हैं। या अपन बोल सकते हैं ये ऐसे फेज मॉलिक्यूल्स जिनके पास ओनली स्वयं का ही डीएनए का पार्ट होता है, पेरेंटल बैक्टीरियल सेल का नहीं होता है। लेकिन अगर इन फेज मॉलिक्यूल के पास खुद के फेज डीएनए के अलावा पेरेंटल बैक्टीरियल सेल का भी पार्ट होता है, तो ये आगे
इस पेरेंटल बैक्टीरियल सेल के लक्षणों को ट्रांसड्यूस कर सकते हैं, पारगमित कर सकते हैं दूसरी नई बैक्टीरियल सेल में। तो इसे बोलेंगे अपन लाइसोजेनिक साइकिल। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। तो ये अपन ने पढ़ी है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि यह एक नॉर्मल, अपन बताएंगे कि यह नॉर्मल रिएक्शन है जिसके अंतर्गत फेज डीएनए किसी इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल के अंदर फेज मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। इसमें बताएंगे अपन ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो है ये जनरलाइज्ड प्रकार का होता है, ये जो कुछ जनरल रिएक्शंस जो करता है सामान्य प्रकार की। इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियोफाइल्स अपने फेज डीएनए के साथ पेरेंटल बैक्टीरियल सेल के जीन्स का छोटा सा पार्ट भी रखते हैं। ऐसे फेज मॉलिक्यूल्स नई बैक्टीरियल सेल में जब अटैक करते हैं तो पेरेंटल बैक्टीरियल सेल के जीन्स को इस नई बैक्टीरियल सेल में भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे फेज डीएनए जिनके पास खुद के डीएनए के अलावा पेरेंटल बैक्टीरियल सेल का डीएनए का पार्ट भी हो, ट्रांसडक्शन की रिएक्शन कर सकते हैं। ये ट्रांसडक्शन कर सकता है। लेकिन एक और बनाऊं मैं, लेकिन ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके पास ओनली स्वयं का ही डीएनए हो, पेरेंटल बैक्टीरियल सेल का नहीं हो, तो ऐसे जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये ट्रांसडक्शन नहीं कर सकते। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या था कि एक बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर दूसरी बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है, यही था। लेकिन यहाँ पे इस बैक्टीरियोफेज ने अटैक भी किया, लेकिन अटैक करके इस बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरियल सेल के जीन्स ग्रहण ही नहीं किए। तो ये किसका ट्रांसफर करेगा? इसने तो बस खुद की बहुत सारी कॉपियां बना ली है, जिसे अपन लाइटिक साइकिल बोल रहे हैं। लाइटिक साइकिल में क्या है कि इस बैक्टीरियोफेज ने खुद की बहुत सारी कॉपियां बनाई है, बस खुद की संख्या को बढ़ाया है, जबकि इसने बैक्टीरियल सेल के जीन्स को ट्रांसफर ही नहीं किया। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि इसके पास उस पेरेंटल बैक्टीरियल सेल का जीन का पार्ट भी होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो ट्रांसडक्शन कर सकता है, कैपेबल है, और यह कैपेबल नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लाइटिक साइकिल किसे बोलेंगे? यानी कि वह बैक्टीरियोफेज जो किसी बैक्टीरियल सेल पर अटैक करने के तुरंत बाद अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो लाइटिक साइकिल में इस बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ गई। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, यह जेनेटिक कैरेक्टर्स, एक बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफर करेगा खुद की कॉपियां बनाने के साथ साथ, जिसमें अपन ये देख सकते हैं। देख रहे हो, गोल गोल राउंड बनाया है जो इस फेज का डीएनए है, और रेड मार्कर से लाइन शो की है जो इस बैक्टीरियल सेल का जीन का पार्ट है छोटा सा। तो ये ट्रांसडक्शन कर सकता है, बल्कि ये नहीं कर सकता। तो ये था अपना ट्रांसडक्शन का टॉपिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड, ट्रांसडक्शन। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, नोट्स में भी समझ लेना और फिर से ये साइकिल। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।